गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की आज की वीडियो में आप ओवरमैन का जो सिलेबस है और जो पिछले साल की जो विगत वर्ष की जो डीजीएमएस की क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करते हुए जो मशीनरी का पार्ट है उसको हम लोग कंसंट्रेट करेंगे फ्रेंड्स। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 20 नंबर तक के जो क्वेश्चंस थे उसको अपलोड कर दिया था। उसके आगे की वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूं। चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए कैंडिडेट है तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड होती हो तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो अपलोड की होती है उसकी सीरीज को आप देख सके, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके और अपने एग्जाम की तैयारी को पक्का कर सके, एग्जामिनेशन में पास हो सके, सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाए। और साथ ही नॉन सब्सिडरी या सब्सिडरी जो प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियां की वैकेंसी निकलती है उसके एग्जाम को पास करके अपने जॉब को सुरक्षित कर सके, लाइफ को सिक्योर कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो प्रश्न है आपके सामने दिखाई दे रही होगी। क्या है? आपको ये प्रश्न दिखाई दे रही होगी। इस प्रश्न को पढ़िए। चलिए, ये मेरे कर्सर के साथ मूव कीजिए अपने नजर को। क्या कहता है? 21 नंबर का, भी नोच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। भी नोच जो हम लोग यूज करते हैं वो किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्या चीज मेजर करने के लिए यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स, जो नए कैंडिडेट होंगे जो भी नोच के बारे में नहीं जानते होंगे वो कैंडिडेट जान लीजिए कि जो गैलरी रहती है अंडरग्राउंड की, हमारी जो गैलरी रहती है उस गैलरी में मैं अगर 3 डायमेंशन बनाने का प्रयास करता हूं, ये इस गैलरी हाइट है, ये गैलरी हाइट है, ये गैलरी हाइट है। अब इस गैलरी हाइट में आप जो रूफ है ये वाली है, रूफ है ये वाली है, और ये जो है फ्लोर है। तो जो पानी होती है उस पानी को हम लोग इकट्ठा करते हैं और ऐसा बनाते हैं कि यहां पर जो रहती है ये वाला सेक्शन, ये पानी से अगर भरी हुई है तो यहां पर ये वाला सेक्शन को मैं प्लान में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये गैलरी की विड्थ है, गैलरी विड्थ है, और इस गैलरी विड्थ में यहां पर भी नोच बनी होती है, जिसका 3 डायमेंशन में देखिएगा तो जो भी नोच होगी वो भी जैसा रहती है। साइड व्यू में देखिएगा तो इस टाइप से दिखाई देती है। और इसमें पानी जो है जब फ्लो होकर के गिरता है तो इससे हम लोग पानी इसमें भरी हुई रहती है और ये फ्लो होकर के इसके ऊपर से गिरता रहता है। तो इसको हम लोग जो है भी नोच बोलते हैं, जिससे पानी फ्लो ओवरफ्लो होकर के गिरती रहती है। तो इसकी मात्रा, पानी की मात्रा कितनी अपने खदान में बन रही है, क्वांटिटी ऑफ वाटर मेजर करने के लिए भी नोच का यूज करते हैं, भी नोच बनाते हैं अपन लोग खदान में। तो आप लोग भी नोच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, ए नंबर में स्पीड ऑफ वाटर फ्लो तो नहीं, बी टेम्परेचर ऑफ वाटर नहीं, सी क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो। हाँ, सी नंबर को आंसर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए एच जो है वाटर की हेड बताया जा रहा है, थीटा जो है एंगल बताया जा रहा है, पी जो है उस सरफेस से जो है वाटर का जो भी पॉइंट है वहां तक बताया जा रहा है। तो इसमें निकालने के लिए फॉर्मूला Q बराबर 4.28 CE 10 थीटा बाई 2 H की पावर 2.51 E। यहाँ पर Q डिस्चार्ज क्यूबिक फीट पर सेकेंड है, सीई इफिशियंट ऑफ इफेक्टिव डिस्चार्ज कोएफिशिएंट है, सीई इफेक्टिव डिस्चार्ज कोएफिशिएंट है। H1 क्या है? H1 हेड ऑफ द वियर है जिसको फीट बोलते हैं, हेड ऑफ द वियर है।
H1E जो है H1 प्लस KH फीट में है, KH हेड करेक्शन फैक्टर फीट में है, थीटा एंगल ऑफ वी नोच है। तो इस तरह से आपके प्रश्न में तो केवल क्वांटिटी ऑफ वाटर ही ऑप्शन टिक लगाने के लिए है और वी नोच उसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्या कहता है, what is the fall from of HEMF, full form of HEMF होना चाहिए। what is the fall form of HEMF लिखा हुआ है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे होना चाहिए क्या चीज, फुल FU, ये करेक्ट कर लिया। साइड स्लोप की तहत इसको बड़ा भी कर लिया। तो व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ HEM के फुल फॉर्म जहां तक है सभी को मालूम होगी, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ऑप्शन सी को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें मैं इक्विपमेंट के तौर पर पहले क्लास में ही बता दिया था कि सॉवेल, डंपर, ड्रिल मशीन, डोजर, रोड रोलर, रोड ग्रेडर और जितने भी रहते हैं वो सभी HEMM कहलाते हैं। और हल्के वाहन में जो जिप्सी होती है वाहन ले जाने लाने के लिए जो यूज होती है वो लाइट व्हीकल्स में आती है। तो आप HEMM का फुल फॉर्म और नाम जान लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं जो 23 क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following medium is compressed in a diesel engine cylinder? डीजल इंजन सिलेंडर में कौन सा मीडियम को कंप्रेस्ड करने का काम किया जाता है? तो देखिए डीजल इंजन की मैं ये आपको दिखा दे रहा हूं कि ये डीजल इंजन की फोटो है, जिसमें यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर डाली जाती है। ये जो है क्रैंक साफ्ट है, इनलेट क्रैंक साफ्ट इसको बोलते हैं, और ये एग्जॉस्ट क्रैंक साफ्ट बोलते हैं। ये जो है इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है। यहाँ पे पिस्टन इसको बोला जाता है, और ये जो है कनेक्टिंग रॉड है ये, और ये जो है क्रैंक साफ्ट है। और यहाँ पर आपको डायग्राम में 1 साइकिल जो कंप्लीट होती है क्रैंक साफ्ट और पिस्टन की उसका पिक्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन डीजल इंजन? डीजल इंजन एनी इंटरनल कंबस्शन इंजन इन विच एयर इज कंप्रेस्ड टू ए सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर। एयर को कंप्रेस किया जाता है सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पर, काहे के लिए? टू इग्नाइट डीजल फ्यूल इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर। सिलेंडर में जो फ्यूल इंजेक्ट की जाती है, जब एयर को हाईली कंप्रेस्ड किया जाता है करने के बाद फ्यूल इंजेक्ट की जाती है, जैसे फ्यूल जाती है तो वो जलने लगती है। वेयर कंबस्टन एंड एक्सपेंशन एक्यूट ए पिस्टन, जिससे जो है कंबस्टन एक्सपेंशन होने लगती है उसकी। तो एयर एलॉन होगी यहाँ पर, ऑप्शन ए को टिक लगा सकते हैं। एयर और फ्यूल नहीं होती है, एयर और फ्यूल दोनों को नहीं दबाते हैं। एयर ल्यूब को भी, लुब्रिकेंट को भी नहीं दबाते हैं। फ्यूल केवल फ्यूल को नहीं दबाते हैं। एयर, फ्यूल और लुब्रिकेंट तीनों को नहीं दबाते हैं। तो ऑप्शन ए को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ए करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड बिटवीन द स्टार पॉइंट एंड अर्थ ऑफ सच वैल्यू एज टू लिमिट द अर्थ फॉल्ट करंट इन बिलो ग्राउंड माइंस टू ए मैक्सिमम। तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन CEAR का जो रेगुलेशन नंबर, रूल नंबर जिसको या रेगुलेशन नंबर का 100 है, उसमें ये बताया गया है कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन बिटवीन द स्टार पॉइंट एंड द अर्थ। जो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है उसको अगर अर्थ और स्टार पॉइंट के बीच में इंसर्ट किया जाए तो जो अर्थ फॉल्ट करंट बिलो ग्राउंड में माइंस में रहती है वो मैक्सिमम कितनी रहती है। तो इस संबंध में जो रूल रेगुलेशन 100 का जो सब रेगुलेशन 1 में लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट स्विच गियर शैल बी प्रोवाइडेड विथ इन एनी सर्किट वेयर फॉल्ट हैज अकर्ड। अगर फॉल्ट अकर्ड होती है इंक्लूडिंग अर्थ फॉल्ट, तो फॉल्ट करंट शैल नॉट बी मोर देन 750 मिली एम्पियर फॉर 550 अपॉन 1100 वोल्ट सप्लाई सिस्टम एंड 50 एम्पियर फॉर 3.3 किलो वोल्ट अपॉन 6.6 किलो वोल्ट सिस्टम सप्लाई। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि 550 बटे में 1100 वोल्ट अगर का सप्लाई सिस्टम है
अगर इनपुट 1100 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट आपका 550 वोल्ट है, तो उसका जो फॉल्ट करंट होगा वो इससे अधिक नहीं होगा, 750 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होगा। उसी तरह से अगर वोल्टेज सप्लाई सिस्टम 6.6 किलो वोल्ट इनपुट है, आउटपुट आप दे रहे हैं 3.3 किलो वोल्ट, तो उसके लिए जो अर्थ फॉल्ट करंट होगा वो 50 एम्पियर से अधिक नहीं होगा। इस पर एक प्रश्न पूछती ही है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर ये नंबर में कहता है 100 मिली एम्पियर, बी नंबर में 200 मिली एम्पियर, सी नंबर में 500 मिली एम्पियर, डी नंबर में 750 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर डी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 750 मिली एम्पियर यानी कि 750 मिली एम्पियर। तो आपने ये जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या कहता है, द मोटर यूज्ड इन मॉडर्न फेस मशीनरी। जो भी फेस के पास जो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सीयरर हो, चाहे कंटिन्यूअस माइनर हो, चाहे एसडीएल हो, चाहे एलएसडी हो, चाहे ड्रिल मशीन हो, वो फेस मशीनरी के जो मॉडर्न फेस मशीनरी है उनके पास जो मोटर लगे होते हैं, उस मोटर में किस क्लास का इंसुलेशन लगा रहता है, किस क्लास का इंसुलेशन लगा रहता है। तो इंसुलेशन के क्लास लगे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वाई क्लास, ए क्लास, ई क्लास, बी क्लास, एफ क्लास, एच क्लास, सी क्लास। ये जो इंसुलेशन के क्लासेस है, इनको टेम्परेचर के आधार पर क्लासिफाई किया गया है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, चाहे जैसे चीनी मिट्टी देखते हैं आप, या लकड़ी देखते हैं, या और कोई मटेरियल जो इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, वो कितना टेम्परेचर तक टेम्परेचर बियर कर सकता है, टेम्परेचर के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर वाई क्लास जो है 90 डिग्री टेम्परेचर तक बियर कर सकता है, और जो सी क्लास का होता है इंसुलेटर, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है हीट का, वो 180 डिग्री से अधिक तक को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पे आपके सामने मोटर दिखाई गई है और इसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि कौन कौन पार्ट्स कहाँ कहाँ रहते हैं वो दिखाया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पर जो क्लास है ये इसका एफ क्लास की, द मोटर यूज्ड इन मॉडर्न फेस मशीनरी यूजेज एफ क्लास ऑफ इंसुलेशन, एफ क्लास का इंसुलेशन इसमें यूज किया जाता है। तो ई को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर 155 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। एफ क्लास का जो है इंसुलेशन यूज होता है। तो आप 25 नंबर के क्वेश्चन को आपने कर लिया है। अब आते हैं, मिनिमम हाइट ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे फॉर एंटायर स्ट्रेच रिक्वायर्ड शुड बी इन मीटर। तो जो ट्रेवलिंग रोडवे कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो 93 रेगुलेशन है, जिसका सब रेगुलेशन 2A में कहता है कि जो खदान में ट्रेवलिंग रोडवे बनाई जाती है, 93 नंबर का जो रेगुलेशन है ट्रेवलिंग रोडवे, उसमें ये कहता है कि जो हॉलेज रोडवे को ट्रेवलिंग के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर की बिना अनुमति के। उसके साथ साथ कहता है कि जो ट्रेवलिंग रोडवे होगी उसकी हाइट जो होगी 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, और अगर उसकी ग्रेडियंट यानी कि ढाल जो है अगर 30 डिग्री से अधिक है तो उसमें आपको स्टेप्स कटे होंगे। 45 डिग्री से अधिक है तो स्टेप्स के साथ जो है हेड रेल, हाथ को सहारा के लिए हेड रेल लगे होंगे। अगर 60 डिग्री से अधिक है तो स्टेप्स तो रहेगा ही, हेड रेल रहेगा ही। तीसरी में यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो कि 60 डिग्री से अधिक होने पर हर 10 मीटर के अंतर पर, 10 मीटर से अधिक अंतर पर नहीं होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म रुकने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया हुआ होना चाहिए हर 10 मीटर के अंतर पर। तो ये ट्रेवलिंग रोडवे में प्रकाश व्यवस्था की बात करता है कि प्रकाश एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए, साथ ही जो है कोड सिग्नल लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर हाइट की बात करता है, जो की पॉइंट थी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हाईलाइट भी करके रखा हूं कि द प्रोवाइडेड फॉर पर्सन टू ईच वर्किंग प्लेसेस, तो यहाँ पर बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाई फॉर द एंटायर स्ट्रेच। एंटायर स्ट्रेच यही वर्ड लाया है रेगुलेशन से काट करके। तो आपकी ऑप्शन कौन सी होगी? सी ऑप्शन, 1.8 मीटर। आप सी ऑप्शन को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ट्रेवलिंग रोडवे का प्रश्न था। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़िए।
डेंजरस प्लेसेस फेंसिंग फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड एज पर रेगुलेशन 2017, रेगुलेशन नंबर यहाँ पूछ रहा है। डेंजरस प्लेसेस फेंसिंग फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथेन, जो मेथेन की एक्सट्रैक्शन के लिए जो जैसी जो जगह होती है, उस जगह का जो डेंजर प्लेस कहेंगे, उसका फेंसिंग किस रेगुलेशन के अंतर्गत की जाती है। तो जो 237 का 1 2 3 4 5 सब रेगुलेशन दिया हुआ है, आप देखिएगा तो उसमें 5 रेगुलेशन तो है ही नहीं है। 1 रेगुलेशन में ही बात करता है कि एवरी टैंक या रिजर्वर ऑन द और अदर डेंजरस प्लेसेस इन और अबाउट ए माइन, मतलब खदान के अंदर में हो या फिर माइन के बाहर हो, कोई भी डेंजरस प्लेस हो, चाहे वो टैंक हो, प्रत्येक टैंक हो, रिजर्वर हो, विच हैज बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट, जिसको बनाया जाता है और इन यूज्ड इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशन, जिसको हम लोग माइनिंग ऑपरेशन के कनेक्शन के लिए यूज की जा रहे हैं, शैल बी केप्ट सिक्योरली फेंस्ड, उसको फेंस करके रखा जाएगा। ये हो गई 1 नंबर। 2 नंबर क्या कहता है, एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन द सरफेस शैल वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days बाई एग्जामिन्ड बाई द कॉम्पिटेंट पर्सन एंड रिपोर्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन ए बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पज ड्यूली साइंड एंड डेटेड बाय द पर्सन हु मेड द एग्जामिनेशन। तो ऐसा फेंसिंग जो इसको बनाए रहते हैं, तो प्रत्येक 7 दिन में कम से कम एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन उस फेंसिंग को एग्जामिनेशन करेगा और उसकी रिपोर्ट को रिकॉर्ड करेगा बाउंड पेज बुक में। तीसरा नंबर कहता है, एनी फेंस गेट बैरिकेड मे बी टेम्पोरली रिमूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर और अदर ऑपरेशन इफ एडिक्वेट प्रिकॉशन आर टेकन। तो यदि पर्याप्त प्रिकॉशंस अगर ले ली जाती है तो रिपेयर के लिए हम उसको रिमूव कर सकते हैं, फेंस को, गेट को या बैरिकेड को। फिर कहता है, इफ एनी डाउट अराइजेज एज टू वेदर एनी फेंस, किसी फेंस के बारे में अगर कोई डाउट राइज होती है, गार्ड के बारे में या बैरियर के बारे में, गेट के बारे में, जो इस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रोवाइड की गई है, तो प्रॉपर है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, या रेगुलेशन के अंतर्गत है कि नहीं एडिक्वेट, तो वो उसका निपटारा के लिए CIM के पास भेजा जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर में 237 का 1 नंबर में ही, एवरी टैंक, रिजर्वर और अदर डेंजरस प्लेसेस इन आर अबाउट ए माइन, इन आर अबाउट ए माइन से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन के लिए जो फेंसिंग की जाती है, ऐसे डेंजरस प्लेसेस के लिए भी हम लोग 1 सब रेगुलेशन में चर्चा की गई है। तो ये नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब देखिए 28 में क्या कहता है, कंट्रोल फॉर रिलीज ऑफ मीथेन गैस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड एज पर द CMR 2017 रेगुलेशन नंबर। फिर से रेगुलेशन नंबर पूछा है आपसे, तो रेगुलेशन नंबर भी दोस्तों आपको याद रखना होगा। इतने बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए प्रैक्टिस की चीज है रेगुलेशन को याद रखना। जितने बार आप देखिएगा उतनी बार आपके दिमाग की परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती चली जाएगी। तो यहाँ पर 28 में कहता है कि कंट्रोल फॉर रिलीज ऑफ मीथेन गैस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो मीथेन के एक्सट्रैक्शन के लिए जो मीथेन गैस के रिलीज के लिए कंट्रोल लगाई जाती है, वो किस रेगुलेशन के अंतर्गत बात की गई है। तो यहाँ पर जो कोल माइंस रेगुलेशन प्रिकॉशन ड्यूरिंग ये जो 220 जो रेगुलेशन है वो किसके बारे में कहा है, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन के बारे में कहा है कि मीथेन का एक्सट्रैक्शन अगर आप चालू कराना चाहते हैं तो उस संबंध में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देने की बात 220 में कहा है। उसी तरह से 226 वाली जो रेगुलेशन है उसमें कहा है कि प्रिकॉशन ड्रिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम बोर होल। तो बोर होल से जब आप मीथेन का एक्सट्रैक्शन या ड्रिलिंग करने के समय प्रिकॉशन क्या क्या लेनी चाहिए उस संबंध में 226 रेगुलेशन में कहा है। और इसमें देखिएगा 220 और 226 के रेगुलेशन के बारे में ही पूछा है। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा 226 का 2 नंबर, तो कहता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ डीगैसिफिकेशन फ्रॉम ए होल। डीगैसिफिकेशन यानी कि गैस को निकालने का जो कमेंसमेंट करने के पहले होल से नेसेसरी अरेंजमेंट शैल बी मेड टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम द डीगैसिफिकेशन होल। डीगैसिफिकेशन होल से मीथेन को रिलीज करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल वर्ड आई है जो आपके प्रश्न में दी हुई है, कंट्रोल द रिलीज ऑफ मीथेन गैस। तो
कंट्रोल द रिलीज ऑफ मिथेन गैस। यहाँ पर 2 सब रेगुलेशन में आपकी बातें चर्चा की गई है कंट्रोल द रिलीज ऑफ मिथेन गैस के। तो आप 226 का 2 सब रेगुलेशन सही होगी, बी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन 226 का 3 नंबर भी पढ़ लीजिए। अरेंजमेंट शैल बी मेड एंड केप्ट फंक्शनल to ensure that there is no leakage of gas from the borehole। बोरहोल से गैस का लीकेज ना हो, इसको इंश्योर सुनिश्चित करना है। ऐसा अरेंजमेंट तैयार किया जाएगा, ऐसा काम किया जाएगा। ये 3 नंबर में कहा। 220 का 4 अब बाद में देखेंगे। 226 का हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्या कहता है। ऑटोमेटिक गैस एंड लीकेज डिटेक्टर फिटेड विथ ऑडियो विजुअल अलार्म। पाइप के साथ या जो बोर के साथ रहेगी उसमें ऑडियो विजुअल अलार्म जो कि गैस को ऑटोमेटिक लीकेज को डिटेक्ट करेगा और प्रोवाइडेड एट द कोलार ऑफ द बोरहोल के कोलार के साथ ये लगा हुआ रहेगा। गिव वार्निंग इन द इवेंट ऑफ एयर एनी लीकेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। अगर लीकेज होती है तो वार्निंग देना चालू कर देगा ऑडियो विजुअल अलार्म के साथ। एनी अदर नॉक्सियस गैसेस फ्रॉम द बोरहोल इनटू द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में कोई भी नॉक्सियस गैसेस या इनफ्लेमेबल गैसेस लीकेज होने लगेगी तो उसका वार्निंग दे देगा। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल अलार्म भी लगाना है 220 के 4 में। 226 का 4 में 226 का 4 तो दिया नहीं है, लेकिन 226 का 5 दिया हुआ है। इन एडिशन टू दी ऑटोमेटिक डिटेक्टर मेंशन्ड इन द सब रेगुलेशन 4, जो यहाँ पर ऑडियो विजुअल अलार्म की बात की जाए। कॉम्पिटेंट पर्सन चेक फॉर द लीकेज ऑफ इनफ्लेमेबल नॉक्सियस गैसेस यूजिंग हैंड हेल्ड गैस डिटेक्टर एट ए रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द शिफ्ट एंड द रिकॉर्ड। तो पूरे शिफ्ट में उसके रेगुलर इंटरवल पर उस ऑडियो विजुअल अलार्म को चेक करते रहेगा, रिकॉर्ड करते रहेगा और उसकी रिपोर्ट को असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के पास भी जो है जमा करेगा, साइन कराएगा। तो ये जो है रह गई आपकी 28 का जो बी नंबर आपने टिक लगा लिया। अब देखिए 29 का रिकॉर्ड फॉर हॉलेज रोप इन यूज रिक्वायर्ड एज पर CMR 2017 के किस रेगुलेशन के तहत हॉलेज रोप का रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर हॉलेज रोप में देखिएगा 96 रेगुलेशन है जिसमें 1 2 3 4 5 चारों की चर्चा की है, 5 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर 4 तक है सब रेगुलेशन जो आपके दी हुई है 2017 में। इसमें कौन से रेगुलेशन आपको देगी सर, देख लीजिए कि हॉलेज का रिकॉर्ड किसमें करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा फॉर एवरी हॉलेज रोप इन यूज ए रिकॉर्ड ऑफ साइज रिकॉर्ड आ गई। तो आप जो है उसके साइज, कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी, नेम ऑफ सप्लायर एंड डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, रिकैपिंग आदि सभी की जो है आप रिकॉर्ड करते हैं बाउंड पेज बुक में। तो आप डी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देता है द लुब्रिकेटिंग सिस्टम ऑफ HEMM इंजन डज नॉट परफॉर्म। कौन सा HEMM का कौन सा सिस्टम लुब्रिकेटिंग को प्रभाव नहीं करता है। तो एलिमिनेट नॉक्सियस गैसेस, नॉक्सियस गैसेस को एलिमिनेट नहीं करता है। लुब्रिकेट मेटिंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है, पुल्स एंड ज्वाइनिंग पार्ट्स को करता है, क्लीन मेटिंग करता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।